हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं। टारगेट है हमारा सीटेट 2020, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे विद कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये है सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर और विटीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पिसीकल्चर। सेम क्वेश्चन दिसंबर 2018 में भी पूछा गया है। The breeding of fish in specially constructed tanks and ponds is known as। आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर, डी। मैच द फॉलोइंग एंड पिक द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 2011 में, जिसमें मैच करना है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर और विटीकल्चर। अभी हमने पढ़ा पिसीकल्चर है ब्रीडिंग ऑफ फिश, हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चर होगा ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फार्मिंग, विटीकल्चर हो जाएगा कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सेकेंड। नेक्स्ट है, ये कंसेप्ट दिया हुआ है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन छोटे ना इसके। तो फर्स्ट है एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर, बागवानी को। फ्लोरिकल्चर, फूल विज्ञान को। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन। सेरीकल्चर, रेशम उद्योग। मॉरिकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। एरोपोनिक, पौधों को हवा में उगाना। ओलिरोकल्चर, सब्जी विज्ञान। पोमोलॉजी, फल विज्ञान। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। और वर्मीकल्चर है केचुआ पालन। जो इसमें इम्पॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ, जो आपको ध्यान रखने हैं। वर्मीकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। मैकेनिज्म के आधार पे 3 प्रकार की वर्षाएं होती हैं, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। संवहनी, चक्रवर्ती और पर्वतीय वर्षा। संवहनी वर्षा, कन्वेंशनल रेनफॉल, जब बरसात होती है और नीचे से हवा ऊपर की ओर जाती है तो यह हमारी कहलाती है कन्वेंशनल रेनफॉल। नेक्स्ट है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा इस तरह से ये पर्वत है और बारिश हो रही है और हवा जो मॉइस्ट एयर है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ये हमारी कहलाती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी पर्वतीय वर्षा। थर्ड टाइप की रेनफॉल है साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसे हम कहते हैं चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा इस तरह से होती है, एक तरफ से ठंडी हवा चल रही है, दूसरी तरफ से गर्म हवा चल रही है, फिर ये एक गोल इस तरह से रूप ले लेती है, जिसे हम चक्रवात भी कहते हैं। तो ये कहलाती है चक्रवाती वर्षा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज प्रेजेंटेड इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये क्वेश्चन जनवरी 2012 में पूछा जा चुका है। ये मैंने अभी आपको इसका कंसेप्ट समझाया है। जब पर्वत बना हो और नीचे से ऊपर की ओर मॉइस्ट हवा यानी आर्द्र वायु चल रही हो, तो ये हमारी कहलाती है पर्वतीय वर्षा। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर 2014 में, जिसमें डायग्राम दिया गया है। एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, एक तरफ से गर्म हवा जा रही है, बारिश हो रही है, तो ये कहलाएगी साइक्लोनिक रेनफॉल। थर्ड, चक्रवाती वर्षा। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्सेज।
यानी कि परंपरागत स्रोत। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, आर बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब कैसे स्रोत हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। हिंदी में कहेंगे परंपरागत स्रोत। वो होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन, ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल। इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, नवीकरणीय हैं। इनको दोबारा भी बनाया जा सकता है, नवीकरण किया जा सकता है इनका। पर कन्वेंशनल रिसोर्सेज तो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा उनका नवीकरण रिन्यूएबल नहीं हो सकता। तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, टाइड एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2012 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका आंसर अब इजीली दे सकते हैं। तो आंसर होगा इसका जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दिसंबर 2018 में। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला या ईंधन। आंसर होगा इसका सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉक्स। रॉक्स के 3 मेन टाइप्स हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल। पहले पढ़ेंगे हम इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो ये 2 टाइप की होती हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। जब मैग्मा अंदर ही कहीं जमा हो जाता है उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, और जब ये मैग्मा ऊपर निकलता है, बाहर निकलकर जम जाता है तो वो कहलाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बेसाल्ट और इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments are called sediments। जब ये चट्टानें टूट फूट के इस तरह से पानी में चली जाती हैं तो ये क्या हो जाता है? ये कहलाता है सेडिमेंट्स। और जब इसकी एक लेयर जम जाती है, यहाँ लेयर ऑफ सेडिमेंट रॉक्स, तो ये कहलाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ लिख रहा है लेयर्स ऑफ सेडिमेंट फॉर्म। इस तरीके से ये टूट के गिर रही हैं पानी के अंदर और नीचे जाके एक लेयर बना दी है। शैल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे टुकड़ों को ही अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच के जमा कर दिए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर यानी कि सैंड स्टोन। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में अधिक ताप और दाब के कारण, ग्रेट हीट और प्रेशर के कारण, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं उसी को ये हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्ले, जैसे क्ले चेंज हो जाती है स्लेट में, लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में, उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं, स्लेट में, चूना पत्थर, संगमरमर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है इससे।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2019 में। क्वेश्चन है कायांतरी शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरी शैलों में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। संगमरमर एक कायांतरित शैल है। तो इसका आंसर आप सब लोगों ने दे ही दिया होगा। आंसर हो जाएगा थर्ड, ए, बी, सी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट, हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं, उनकी अपनी कुछ ऊष्मा, हीट और लाइट भी होती है, रोशनी होती है। इन्हीं को ही हम तारे कहते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है, सन इज अ स्टार। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज डज नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज ऐसी हैं जिनकी खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती हैं। वो तारों द्वारा प्रकाशमान होते हैं। इन्हीं को ही हम कहते हैं प्लैनेट्स। नेक्स्ट है, कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं वो रॉक से बने होते हैं और कुछ गैस से बने होते हैं। तो रॉक से बने प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। यानी फर्स्ट चारों प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स होते हैं। सूर्य के नज़दीक होने के कारण इन्हें रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है। काफ़ी नज़दीक हैं इसलिए रॉक्स के बने हुए हैं। और इन चारों प्लैनेट्स की दूरी सूर्य से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये गैस के बने हुए हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2012 में, बॉडीज that does not have their own heat and light but are lit by the light of the star are known as। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या कहलाते हैं, तो इन्हें कहते हैं ग्रह, प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2012 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट इज नोन एज गैसियस प्लैनेट। गैसीय ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आंसर होगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। थर्ड। नेक्स्ट है, जब हम किसी के बारे में हमने पहले से कोई राय बना के रख ली है और उसे हमने दिमाग में बिठा लिया है कि लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती, इस तरह का हमने कुछ पहले से ही अपने मन में बिठा के रखा है, लड़कियां सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हैं, तो ये सब प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह कहलाते हैं। जैसे लोगों में धार्मिक विश्वास, चमड़ी का रंग, कोई गोरा है कोई काला है, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, इन सब को लेकर प्रेजुडिस हो सकता है, पूर्वाग्रह हो सकता है। क्वेश्चन दिए गए हैं नवंबर 2012 में पूछा गया है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। जब हम किसी पर्सन को एक इंडिविजुअल इमेज से जोड़ देते हैं, पर्टिकुलर इमेज से जोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाएगा रूढ़िबद्ध, स्टीरियोटाइप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। निम्नलिखित में कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लड़कियां लड़कियों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गर्ल्स कैन डू ओनली हाउस होल्ड वर्क्स। ये हमने एक भेदभाव बना लिया है कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करने के लिए ही बनी हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।